हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये टॉपिक हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेंगे जो कि इससे रिलेटेड होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक अपना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो देखिए, इंपोर्ट क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ये हमारी कंट्री है। ये दो कंट्रीज में बनाता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास एक कंट्री ए है और यहाँ पर हम एक और कंट्री बना रहे हैं, कंट्री बी। अगर हम इस कंट्री में रहते हैं, इस कंट्री में कंट्री बी में हम रह रहे हैं, और अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है ये इस कंट्री से यहाँ पर आएगा तो वो प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेड कहलाएगा। तो इम्पोर्ट क्या होता है, द टर्म इम्पोर्ट इज derived फ्रॉम द conceptual मीनिंग एज टू ब्रिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द पोर्ट ऑफ द कंट्री। तो क्या मीनिंग समझे आप, कि अगर हम कोई भी सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज की बात कर रहे हैं, अपनी कंट्री में जो है वो लेके आते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। अब जो है वो इंपोर्टर जो है वो कौन होगा, तो उसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कराई जाएगी, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे, तो वही पर्सन जो है उसके पास इसका लाइसेंस मिलेगा कि वो इंपोर्टर बन सकता है। तो हमने टर्म जो है इंपोर्टर क्या समझे, कि जो इंपोर्ट होता है, इट इज derived फ्रॉम द कंसेप्चुअल मीनिंग है एज टू ब्रिंग इन द गुड्स एंड सर्विसेज इन द पोर्ट ऑफ द कंट्री। सो याद रखेंगे, द बायर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज, जो इस गुड्स एंड सर्विसेज को जो खरीद रहे हैं उसे हम इंपोर्टर कहते हैं। अब इस कंट्री में जो है, कंट्री बी में बहुत से जो है पर्सन रह रहे हैं, लेकिन वो पर्सन जिसके पास इसका लाइसेंस होगा कि वो इंपोर्टर बना है, तो वो जो बायर्स होंगे, द बायर्स ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम इंपोर्टर कहलाएंगे, कहेंगे। तो होपफुली जो है अब आप जो है वो इंपोर्ट को समझ गए होंगे कि इंपोर्ट क्या होता है। इन शॉर्ट सिंपल सा याद रखेंगे, अगर हम कंट्री में जो है किसी डिफरेंट कंट्री से जो है वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज मंगवाएंगे, तो वो इंपोर्ट कहलाएगा। और वो पर्सन जो है, जो बायर होंगे इस कंट्री में, जिस कंट्री में जो है वो भी गुड्स और सर्विसेज आई है, तो जो भी उसका वो बाई करने वाले होंगे, तो वो इंपोर्टर कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की। अब ये कंट्री जो है, मैं कलर चेंज करके यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। जो कंट्री बी है, यहाँ पर भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी जो है चीजें बनती है, ये कंट्री भी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंट्री जो है, अगर इस कंट्री को जो है यहाँ से कुछ मटेरियल भेजे, कुछ अपनी गुड्स भेजे, या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, या किसी और डिफरेंट कंट्री को जो है भेजे, तो ये एक्सपोर्ट कहलाएगा। सो हम एक्सपोर्ट का मीनिंग समझेंगे कि एक्सपोर्ट क्या होता है, ये भी कंसेप्चुअल मीनिंग है। दिस टर्म एक्सपोर्ट जो होती है, इट इज ड्राइव फ्रॉम द कंसेप्चुअल मीनिंग। क्या है, कंसेप्चुअल मीनिंग है as to ship the goods and services out of the port of the country, out of the port of the country. So यहाँ पर जो एक्सपोर्टर कौन होंगे, जो भी प्रोडक्ट जो है वो बना रहे होंगे, उनके पास लाइसेंस होगा कि वो एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। सो द सेलर ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज इज रेफर टू एज एन एक्सपोर्टर। तो जो भी सेलर होंगे इस गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या कहलाएंगे, तो वो एक्सपोर्टर कहलाएंगे। आप जानते हैं हमारी कंट्री में जो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, यानी कि एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, और क्या कहते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब ये सारा जो है ग्लोबलाइजेशन में आता है। क्या आता है, ग्लोबलाइजेशन में। ग्लोबलाइजेशन में हमने किस चीज की बात की थी, कि हम इंटीग्रेट करेंगे अपनी नेशनल इकोनॉमी को विद द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। जो भी हमारी नेशनल इकोनॉमी है, उसे जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो है वो क्या करेंगे, जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। मतलब हमारे कंट्री में जो भी ट्रेड बैरियर थे, पहले जो है वो ट्रेड नहीं हुआ करती थी, जो भी वो ट्रेड की बैरियर थे, उन ट्रेड बैरियर्स को जो है हम खत्म करेंगे। हम जो है ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर्स ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड जो भी था उसमें, और पॉजिटिव जो कैपिटल मूवमेंट था उनके बारे में हमने सोचा। तो यहाँ पर जो है ग्रेटर एक्सेस किया हमने ग्लोबल मार्केट की तरफ, जिसकी वजह से जो है क्या-क्या चीजें हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हमारा बढ़ गया, हमने एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए, हमने साइंस में रिसर्च वो वहां से लेके आए, न्यूक्लियर रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, इन सारी चीजों के बेनिफिट मिले। तो एज अ रिजल्ट जो है एक बेटर फ्यूचर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, ये हमारी जो है वो ग्लोबलाइजेशन। और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आउटसोर्सिंग की बात करते थे, जैसे कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो है बीपीओ, वो जो है हम यहाँ पर लेके आए अपनी कंट्री में, जिससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। तो बाकी चीजें भी ये हमने बात की। तो हम जो है यहाँ पर सर्विस जो है उन्हें प्रोवाइड करने लगे। अब जैसे कि ये कंट्री जो है हमारी, जो है वो दो कंट्री है, चलिए जी मान लीजिए, एक यूएस है और एक इंडिया है।
अगर इंडिया से कोई मटेरियल जो है वो यूएस जा रहा है, तो आप समझेंगे तो वो टर्म जो होगी वो एक्सपोर्ट कहलाएगी। मतलब इंडिया वाले जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस मटेरियल को बाहर बेच रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? एक्सपोर्ट कहलाएगी। और जो यूएस से मटेरियल इंडिया में आ रहा है मतलब गुड्स और सर्विसेज़ दोनों की बात कर रहे हैं, तो हम उससे क्या कहेंगे वो इम्पोर्ट कहेंगे। लेकिन अब हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो चीज़ें कर रहे हैं, उसमें भी हमारा एक बैलेंस बना रहना चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम बात करेंगे, यानी कि बीओपी की हम बात करेंगे। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रिप्रेज़ेंट करता है? हमने बात की कि हम इम्पोर्ट भी करेंगे, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, हमारे यहाँ पे इम्पोर्टर भी होंगे, एक्सपोर्टर भी होंगे। लेकिन इन चीज़ों का जो है एक बैलेंस बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इतना ज़्यादा बाहर से मटेरियल बना रहे होंगे कि हम बाहर से लेके आ रहे होंगे इम्पोर्टेड मटेरियल कि हमारी यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो है उनको नुकसान हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो है कॉम्पिटिशन में बढ़ाने के लिए जो है खाली जो है अपना मटेरियल अपनी कंट्री तक ही रख रहे हैं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में नहीं बेच रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें जो है दोनों में जो है एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या रिप्रेजेंट करता है? ए डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री। कि हमारी जो कंट्री है इसकी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जो वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें आ सकती हैं। वो 2 चीज़ें हमारे पास क्या आएगी? वो ये हो सकता है कि जो हमारा इम्पोर्ट होगा, क्या होगा? हमारा इम्पोर्ट होगा। ये इम्पोर्ट जो है हमारा जो है वो एक्सपोर्ट से जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। पहला केस जो होगा अगर हमारा जो है वो इम्पोर्ट जो है हम बात करेंगे इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा है। मतलब हम बाहर से जो गुड्स एंड सर्विसेज़ ला रहे हैं वो ज़्यादा है। तो इसमें जो हमारी जो ट्रेड होगी वो क्या होगी? वो डेफ़िसिट में होगी, तो वो क्या होगा? ट्रेड डेफ़िसिट होगा। तो ट्रेड डेफ़िसिट क्या होगा? आपके पास क्वेश्चन आएगा, ट्रेड डेफ़िसिट इज़ नीचे 4 ऑप्शन होंगे इम्पोर्ट इज़ इक्वल टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। तो याद रखेंगे अ ट्रेड डेफ़िसिट अकर व्हेन द इम्पोर्ट्स आर लार्ज रिलेटिव टू द एक्सपोर्ट। डेफ़िसिट कब होगा? जब हम जो है बाहर से ज़्यादा लेके प्रोडक्ट आ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज़ ला रहे हैं अपनी कंट्री में, इम्पोर्टेड मटेरियल ज़्यादा है और एक्सपोर्ट हमारा कम है। तो इसे हम ट्रेड जो है वो डेफ़िसिट कहेंगे। फिर जो हमारे इम्पोर्ट्स है दे आर इम्पैक्टेड प्रिंसिपली बाय अ कंट्रीज इनकम एंड इट्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो इस बात को भी हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है अब हम कुछ टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट भी देख लेते हैं, कुछ टाइप्स हमारे पास इम्पोर्ट्स की। जिनमें हम बात करते हैं बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इम्पोर्ट, एक में इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स। इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स पे बेसिस पे और दूसरा जो होगा हमारी सर्विसेज पे भी होगा। इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स है एक, दूसरा हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होंगे और सर्विसेज। तो ये 2 टाइप्स की जो है वो इम्पोर्ट आती है। उसके अलावा भी हम बात करेंगे, ये हमारे पास जो है ये टर्म्स जो है याद रखेंगे आप, फिजिकल एक्सपोर्ट क्या होता है और जो है डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। फिजिकल एक्सपोर्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, इफ द गुड्स फिजिकली गो आउट ऑफ द कंट्री, ऐसी गुड्स जो है जो हमारी कंट्री से जो है फिजिकली बाहर जा रही है उसे हम क्या कहेंगे? जो है वो फिजिकल एक्सपोर्ट। लेकिन अगर डीम्ड एक्सपोर्ट आता है आपके पास, तो डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? इसमें जो है हम गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो सप्लाई कर रहे हैं टू अनदर एंटिटी। तो यहाँ पर हम सर्विसेज की भी बात कर रहे हैं। अब जैसे आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग का काम है तो उसमें तो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी एक्सपोर्ट को हम क्या कहेंगे? डीम्ड एक्सपोर्ट कहेंगे। देखिए अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बोला के लिए जो है हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला काम होता है हमें अपने को रजिस्टर करना होता है एज एन एक्सपोर्टर और एज एन इंपोर्टर। ये हम अपने को रजिस्टर करेंगे, जो भी हम उसकी टर्म्स होगी नेगोशिएट करेंगे टर्म्स ऑफ द सेल्स। फिर अंडरस्टैंड करेंगे एक्सपोर्ट की फॉर्मेलिटीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक है, तो इन सारों को हमें जो है वो अंडरस्टैंड करना है। फिर अंडरस्टैंड करेंगे हम डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोसेस एंड जो है इनको टर्म्स। ठीक है, ये एक टर्म आती है इनको टर्म्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको जो है करने पड़ेंगे। तो इसमें इस टाइप की टर्म्स को जो है हम काफी डिस्कस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ठीक है, तो फॉर एक्सपोर्ट कंप्लीट कस्टम फॉर्मेलिटीज जो है वो ऑब्टेन करेंगे, डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे अपने, सबमिट करेंगे टू द बैंक फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू बायर एंड रिसीव द सेल प्रोसीड्स।
तो अब हमें जो है एक्सपोर्ट अगर करना है या इंपोर्ट करना है, तो ये सारे प्रोसेस को हमें करना का जो है ये जो है इस प्रोसेस के तहत हमें चलना होगा। तो इसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए एक बैंक भी बनाया गया है जिसे हम एक्सिम बैंक कहते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो कि रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द एक्जिस्टिंग मार्केट। जब हमारे पास इंपोर्टेड गुड्स भी आने लगेंगे तो कंपटीशन जो है वो बढ़ भी जाएगा, ठीक है? तो मेंटेन करेगा कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इन योर डोमेस्टिक मार्केट। जैसे कि आज आप देखते हैं जैसे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट आते हैं, तो उसकी वजह से कंपटीशन जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो यहाँ के जो प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनका रेट भी जो है उसी तरीके से मेंटेन किया जाता है ताकि वो कम्पीट कर सके जो है हमारे चाइनीज़ प्रोडक्ट से। तो इसमें जो है बाकी जो है इंटरनेशनल ट्रेड टेक्नोलॉजी को भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेल्स का पोटेंशियल जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का है वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द एक्जिस्टिंग मार्केट। जो हमारे एक्जिस्टिंग मार्केट है उन पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाती है, क्योंकि आज के टाइम में जो है हम ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो है वो हम मंगवा लेते हैं। बाकी जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, जैसे कि आप देखते हैं अलीबाबा या वहाँ से, और उन्हीं प्रोडक्ट को जो है मँगा के जो हम यहाँ पर अपने ऑनलाइन मार्केट में भी बेचते हैं, ऑफ़लाइन में भी बेचते हैं, उस तरीके से भी अपने जो मार्केट में बेचते हैं, अपने डोमेस्टिक मार्केट में। आप देखेंगे जैसे कि हमने जो है कोई प्रोडक्ट मँगा लिया, सपोज़ सोलर लाइट से हम मँगवा रहे हैं। हमने चाइना से मँगवाई है, अलीबाबा के थ्रू मँगाई है, डिफरेंट किसी जो है वेबसाइट के थ्रू मँगाई है। तो फिर हम उसी को जो है अमेज़न पे आके लाके बेचते हैं या डिफरेंट डिफरेंट में तरीकों से हम उसे सेल करते हैं। तो ये जो हमारा डिपेंडेंस है ऑन एक्जिस्टिंग मार्केट पे, ये भी जो है रिड्यूस हो जाता है इस तरीके से। तो कॉम्पिटिशन भी जो है वो बढ़ जाता है डोमेस्टिक मार्केट में। तो इसके उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एडवांटेजेस से क्वेश्चन तो नहीं आएँगे। फिर डिसएडवांटेजेस की हम बात करेंगे। अब देखिए इम्पोर्टेशन जो हम करते हैं आइटम का फ्रॉम अदर कंट्री कैन इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ गेटिंग देम व्हिच इज़ नो मोर कॉमन इन द वार्म वेदर। तो एक रिस्क भी रहता है। इट लीड्स टू द एक्सेसिव कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। इट आल्सो इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ अदर डिजीज़ेज़ फ्रॉम व्हिच द कंट्री इज़ एक्सपोर्टिंग द गुड्स। तो ये तो हम जानते ही हैं। तो ये हमारे पास जो है ऐसे रिस्क रहेंगे। फिर हम एडवांटेजेस देखेंगे, एडवांटेजेस है एक्सपोर्ट की। अब हम एक्सपोर्ट के बारे में देख रहे हैं। इसके क्या एडवांटेजेस है? देखिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी सेल जो है हमारी लिमिटेड है कि हमारी कंट्री में उसकी सेल्स है। लेकिन जब हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा जो है हमारा प्रॉफ़िट जो है वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले यही बात होगी, एक्सपोर्टिंग इज़ वन ऑफ द इंक्रीज़िंग योर सेल्स पोटेंशियल। हमारी सेल बढ़ेगी, मतलब हमारा सेल जब बढ़ेगा तो प्रॉफ़िट भी हमारा बढ़ेगा। रिड्यूसिंग द रिस्क एंड बैलेंसिंग द ग्रोथ। रिस्क भी जो है वो कम हो जाएगा और हमारी ग्रोथ जो है उस बैलेंस उसका भी बना रहेगा, कि हमारी जो पूरा बैलेंस जो है वो ट्रेड जो है वो बना रहना चाहिए। सेल एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो देखिए इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा हमको लेबर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो उस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है? तो इसमें ना हमको नया नॉलेज जो है, एक्सपीरियंस, वो भी चीज़ें जो है मिलती रहेगी। ये सारी चीज़ें। फिर डिसएडवांटेजेस जो होते हैं कि एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, फाइनेंशियल रिस्क हमेशा रहता है, एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, मार्केट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमें, ठीक है? तो ये हमारे पास रहेंगे। फिर हम बात करेंगे मोड्स ऑफ पेमेंट। अब हम जो है मोड ऑफ पेमेंट एक इम्पोर्टेंट है कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमें पेमेंट कैसे करनी है? मोड ऑफ द पेमेंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्सपोर्ट प्रोसेस द पेमेंट ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड हैज टू बी रिसीव्ड बाय द एक्सपोर्टर्स। एन एक्सपोर्टर कैन रिसीव द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एज। तो कैसे? एक तो एडवांस पेमेंट है, ठीक है? एडवांस पेमेंट है। दूसरी बात हम बात करेंगे पेमेंट अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्री बिल्स, पेमेंट अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्री बिल्स अंडर द लेटर ऑफ द क्रेडिट। तो ये तरीके हमारे पास होंगे। फिर इसके लिए हमने जो है वो बैंक बना लिया है, एक एक्सिम बैंक होगा जो कि इससे डील करेगा। क्या-क्या काम करेगा? प्री शिपमेंट, ठीक है? पोस्ट शिपमेंट, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, एडवाइजरी सर्विस भी करेगा, इंपोर्ट की फाइनेंस भी करेगा, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी, एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट की मार्केटिंग भी करेगा। इतने ज़्यादा फंक्शन जो हमारा एक्सिम बैंक जो है वो करेगा, खास इसी के लिए बना हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप जो है इसे
पढ़ लेना पूरा एक्सिम बैंक जितना पढ़ाएँगे हम, ठीक है? मेन पॉइंट्स। तो एक्सिम बैंक की फुल फॉर्म पहले याद रखेंगे, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ द इंडिया। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उसका बैंक कौन-सा है ये भी याद रखेंगे, एक्सिम बैंक है। तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक प्रीमियर जो है एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, जो कि एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1982 में एस्टेब्लिश हुआ है। किसके तहत ये एस्टेब्लिश हुआ है? एक एक्ट आया था एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1981। तो ये डेट याद रखेंगे 1982 में जो है ये बना है। इसका लोगो जो है वो आप देख सकते हैं। देखिए आप कुछ मेन पॉइंट याद रखेंगे इसके लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंस्टीट्यूशन विद द मैंडेट नॉट जस्ट टू एनहांस द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ ये मकसद नहीं था इस बैंक को बनाने के लिए कि हम अपनी जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, बट क्या था कि जो हम इंटरग्रेट करेंगे कंट्रीज की फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। जो मैंने पहले ही कंसेप्ट कहा था आपको, ग्लोबलाइजेशन, कि हम अपनी कंट्री की जो है फॉरेन ट्रेड को हम इंटरग्रेट करेंगे, ठीक है, और उसके और इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ से। सो लाइक अदर एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी जो दूसरी है पूरी दुनिया में, जो हर कंट्री की अपनी अपनी एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज है, इसी तरह से जो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया है has over the period evolved in an institutions that play major role in partnering the Indian industries, particularly the small scale and medium enterprise in their globalization effort। तो एक्सिम बैंक ने भी जो इंडिया की जो छोटी इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज थी, तो ठीक है, तो उसे जो है एक ग्लोबल जो है वर्ल्ड में जो है उसे लेके गई। तो यहाँ पर जो भी हमारे प्रोडक्ट है, थ्रू ए वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल, इन सारों के बारे में बताया। तो इस तरीके से जो है इंपोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी का भी काम किया गया, एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी काम किया गया, टू एक्सपोर्ट द प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट द मार्केटिंग, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, इन सारों पे जो है वो फोकस किया गया। तो एक्सिम बैंक जो है of India has been the prime mover in encouraging the project एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया ये एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो एक्सिम बैंक जो है एक प्राइम मूवर रहा इस सारा के पीछे। सो द बैंक एक्सटेंड लाइंस ऑफ द क्रेडिट टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसी, एनेबलिंग देम टू फाइनेंस द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया ऑन डिफर्ड क्रेडिट टर्म्स। तो ये हमारा जो है ये वर्क रहा पूरा। तो अब देखिए जो ये बैंक है एक्सिम बैंक, इसके क्या क्या फंक्शन है, ऐसे भी कहीं इसका रोल भी आ सकता है आपको एग्जामिनेशन में 3 से 4 पॉइंट बनाकर। तो पहले तो हमने इसका देख लिया कि ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में डील करेगा। उसके अलावा जो ये बैंक है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ द लोन, लोन प्रोवाइड करेगा इंडियन जो है रुपीज में भी और फॉरेन करेंसीज में भी, दोनों में जो है वो लोन प्रोवाइड करेगा। क्यों प्रोवाइड करेगा? ताकि आप जो है न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो बना सके, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके, मॉडर्नाइज कर सके, अपग्रेडेश कर सके। अपग्रेडेशन कैसे करेंगे? अपनी जो एग्जिस्टिंग जो है हमारे पास फैसिलिटीज है उसे न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू इक्विपमेंट से जो है वो हम जो है वो जो अपग्रेड करेंगे। ये सारी चीज़ों में जो है मदद करता है। उसके अलावा जो हमारी जो है वो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइज़ है, उन्हें जो है वो उनकी जो है कैपेबिलिटीज़ को भी जो है एनहांस करता है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस में जो है उसके बारे में उन्हें बताता है कि किस तरीके से कम्पीट करेंगे। एक एडवाइज़री बॉडी भी हम कह सकते हैं। तो इस बैंक ने जो एक्सिम बैंक ने एक रूरल इनिशिएटिव जो है प्रोग्राम जो है वो शुरू किया था, जिसका यही एक ऑब्जेक्टिव था कि हमने जो इंडियन की रूरल इंडस्ट्री है उसे ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ना है। जो इंडिया में रूरल इंडस्ट्री है उसे हम किससे जोड़ेंगे? ग्लोबल मार्केट से जोड़ेंगे, ताकि सेल ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। इस तरीके से जो है वो हम इसे जो है वो कंट्रोल करेंगे। देखिए हमारे पास कुछ और जो है सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस भी है टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आपके पास फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि ईसीजीसी क्या है। याद रखेंगे क्या है? एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। याद रखेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या होगा? ईसीजीसी होगा। फिर हम एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया देख लें। उसके अलावा आईटीपीओ क्या है? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है। फिर ईआईसी है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल है। फिर हमारे पास आईआईपी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है।
तो ये हमने जो है वो देखने हैं, ये हमारे सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। कहीं न कहीं फुल फॉर्म जो है पूछी जा सकती है या इनका हेडक्वार्टर, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब देखिए हम कुछ बातों के बारे में यहाँ पर देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। आप बुक से पढ़ेंगे शायद आपको ना भी मिले ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका पूरा डिटेल में एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। देखिए, अभी हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में जो है वो जीएसटी है। तो इसके अलावा जो हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, इनमें कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो कि हमारे इससे बाहर होते हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी है, आज भी लगती है। जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट जो है बाहर से मंगाया तो उसपे हमारी कस्टम ड्यूटी लग जाती है। तो इस तरीके से कुछ टर्म्स हमारे पास होती है कि कौन सी गवर्नमेंट का जो है किससे जो है वो कौन-सा टैक्स लगाती है। तो पहला हमारे पास जो होता है वो ऑक्ट्राई है, OCTROI। तो ये टर्म क्या है? देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेवीज करती है ऑक्ट्राई चार्जेस व्हेन द प्रोडक्ट एंटर्स द स्टेट। जब प्रोडक्ट जो है वो स्टेट में एंटर होता है, जैसे कि ये शिप से जो है प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है? या किसी और तरीके से जो आ रहा है, अब ये आपकी स्टेट में आ गया है, तो ये स्टेट जो है वो एक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है इस टैक्स को जो है वो लगाती है। ये चार्जेस जो है वो लगाती है, उसे हम ऑक्ट्राई कहते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है, ये चार्ज किस पे एप्लीकेबल है? तो आप बोल सकते हैं, दिस चार्ज इज़ एप्लीकेबल टू द सर्टेन स्टेट्स एंड फ्लक्चुएट एज़ पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन। ये जो है वो फ्लक्चुएट करता है गवर्नमेंट के रेगुलेशन पे, एंड वी आर अनएबल टू कन्फर्म द अमाउंट। और हम इस अमाउंट को जो है वो पहले कन्फर्म नहीं कर सकते। जैसे कि हमें नहीं पता है कि हमारे प्रोडक्ट पे कितनी कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से ऑक्ट्राई का हमें नहीं पता होता है कि कितना जो है वो गवर्नमेंट लगाएगी, ठीक है? तो ये फ्लक्चुएट करता है स्टेट टू स्टेट एंड बाकी बातें हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ और हमारे पास। ईसीजीसी, जैसे कि मैंने आपको कहा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इससे थोड़ा-सा मैंने जो है वो इस पे जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ईसीजीसी क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या काम है इसका? ठीक है, तो एक कंपनी है जो कि होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हेडक्वार्टर बेस कहाँ पर है? मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ये क्या काम करती है? इट प्रोवाइड द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स। अब देखिए, अगर हम हमारे यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट करते कहीं हमें लॉस ना हो जाए इन चीज़ों का, ठीक है? बाकी जो भी चीज़ें हैं, तो एक रिस्क रहता है, तो यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बनाया गया है, जो कि इंश्योरेंस इन्हें देती है। इट प्रोवाइड द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। क्या प्रोवाइड करती है? एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। क्यों प्रोवाइड करती है? ताकि एक्सपोर्ट करें इंडियन एक्सपोर्टर्स को, एंड इज़ कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स। So government of India has initially set up export risk इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। पहले जो है वो जुलाई 1957 में एरिक के नाम से इसे शुरू किया गया था। बाद में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना दिया गया है। तो ये पहले हमने एरिक के नाम से शुरू किया था, जहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करते हैं। फिर इसका जो है वो लोगो आप देख सकते हैं, और इसका जो है वो ये देख लेंगे। जो है एक स्लोगन सा समझ लीजिए, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट, वी कवर द रिस्क। आप देखिए जो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें रिस्क रहता ही है। तो इसमें एक इन्होंने जो है वो टैगलाइन बना दी है, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट। जो है एक्सपोर्टर है उन्हें कहा गया है कि आप एक्सपोर्ट पे फोकस करो, बाकी जो रिस्क होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है? वो हम कवर करेंगे इंश्योरेंस के तरीके से। फिर ईसीजीसी जो है ये क्या प्रोवाइड करेगा? बेसिकली जो हमने अभी बातें पढ़ी उन्हीं को हम यहाँ पर लिख लिया है कि इट प्रोवाइड अ रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट द लॉस इन द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जब लॉस होगा तो उसमें जो है वो आपको जो है रिस्क इंश्योरेंस दिया जाएगा। इट ऑफर गारंटीज टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एनेबल एक्सपोर्टर्स टू obtain better facilities from them। ये सारी चीजें हैं, ठीक है? और आगे हमारे पास और कुछ पॉइंट्स है इसमें। इट प्रोवाइड द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टू द इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और लोन, उसमें भी मदद करेगा। इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कंट्रीज विद इट्स ओन क्रेडिट रेटिंग, असिस्ट द एक्सपोर्टर इन रिकवरिंग द बैड डेट्स। फिर हम यहाँ पर देखेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। इसके क्या प्रोविजंस है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के जनरल प्रोविजन इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी, यानी कि यहाँ पर जो है डीजीएफटी जो है एक फाइनेंशियल अथॉरिटी है। क्या है?
डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन फाइनेंशियल अथॉरिटी है। इसका क्या काम कर है, एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम पॉलिसी और प्रोसीजर आल्सो टू बी रेफर्ड टू डीजीएफटी। Freedom to export and import, except the extent of the provision in the foreign trade policy or any law in the force. Every exporter or importer must comply with the provision of the foreign trade. अब जो foreign trade के कुछ provisions हैं उनके साथ आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, ये उन्हें जो है मानना पड़ेगा। ये कर एक्ट आया था 1992 में, ठीक है। तो नो एजेंसी शैल विद होल्ड द कंसाइनमेंट अलाउड फॉर एक्सपोर्ट, फ्री मूवमेंट होनी चाहिए एक्सपोर्ट गुड्स की इज अलाउड। अथॉरिटी कैन टेक अंडरटेकिंग फ्रॉम द एक्सपोर्टर इन केस ऑफ एनी डाउट। तो जो है बेसिकली एक रेगुलेशन ही है। इसके कुछ जो है प्रोविजंस क्या थे। पहली बात है कि एक्सपोर्ट जो है, जो अभी तक हमने स्लाइड पढ़ी उसके मेन पॉइंट्स। पहली बात जो है फ्री एक्सपोर्ट होना चाहिए, बिल्कुल फ्री एक्सपोर्ट होना चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऑल एक्सपोर्ट इज फ्रीली कन्वर्टेबल, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट होगा फ्रीली कन्वर्ट होना चाहिए, एक दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो सके। रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स विद द स्पेसिफाइड टाइम एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड में हमने बात की थी सर्विसेज, इन सारी चीजों की, जो कि दूसरी स्लाइड में हम बात किए थे। अब हम एक्साइज ड्यूटी के बारे में भी देख लेते थोड़ा बहुत कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, इसी से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। बेसिकली हमने कस्टम ड्यूटी पढ़ना है, उससे पहले हम एक्साइज ड्यूटी का कंसेप्ट जान लेते हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहूँ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, आपके पास कोई इंडस्ट्री है, वहां पे आप कोई गुड्स एंड जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब आपकी जो इनलैंड हो, जो आपकी कंट्री, उसमें जो टैक्स लगेगा हम उसे एक्साइज ड्यूटी कहते थे। क्या कहते थे? इनलैंड टैक्स होता है एक किस्म का ऑन द सेल, और प्रोडक्शन जो हम करते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारी एक्साइज ड्यूटी कहलाती है, ठीक है। बट हमारे पास एक कस्टम ड्यूटी होती है जो कि इंपोर्ट पे लगती है। जब हम कोई प्रोडक्ट जो है, कोई प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं बाहर से, वो इंपोर्ट होता है प्रोडक्ट, तो उस पर हमारी कस्टम ड्यूटी लगती है। जो हमारा लोकल में सेल होगा, यहीं पर बना है, उस पर हम एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। एक बाकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम मेन जो है हमारी कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी एक काइंड है इनडायरेक्ट टैक्स की विच इज रियलाइज्ड ऑन गुड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स। किस पे लगता है? जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो है गुड्स जो होते हैं उन पे लगता है। इन इकोनॉमिक सेंस इट इज आल्सो कॉल्ड द कंजम्पशन टैक्स भी कहा जाता है इसे। ड्यूटीज लेविड बाय द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द इंपोर्टेड आइटम्स इज नोन एज इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या हुआ? ड्यूटीज लेविड बाय द गवर्नमेंट इन रिलेशन टू द इंपोर्टेड आइटम्स पे जो लगती है उसे हम इंपोर्ट ड्यूटी कहेंगे। इन द सेम वे ड्यूटीज रियलाइज ऑन एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स इज कॉल्ड द एक्सपोर्ट ड्यूटी। फिर टैरिफ क्या होता है? विच इज एक्चुअली अ लिस्ट ऑफ द कमोडिटीज अलोंग विद द लेविएबल रेट। आप सुनते हैं न्यूज में कि आज इस कंट्री ने टैरिफ बढ़ा दिया, वो ये किन पे लगता है? एक्चुअली लिस्ट ऑफ कमोडिटीज होती है, ठीक है। एक जो पूरी लिस्ट होती है कमोडिटीज की, जिन पे जो है एक लेविएबल जो है वो रेट लगता है, किसका? कस्टम ड्यूटी का। तो कस्टम ड्यूटी का इज पॉपुलरली अंडरस्टूड एज अ कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी जो है गवर्नमेंट जो है वो बढ़ा देती है, क्योंकि ये मटेरियल जो है दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आना होगा, ठीक है। जब हाँ गवर्नमेंट चाहती है कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट उतना यहाँ पर कंट्री में ना आए, हमारी ट्रेड जो है, हमारी ट्रेड में जो है वो इम्पोर्ट ज्यादा हो चुका है, एक्सपोर्ट कम है, डेफिसिट में है, तो हम क्या करते हैं जो है टैक्स बढ़ा देते हैं, एक रेट जो है कस्टम ड्यूटी का बढ़ा देते हैं। फिर जो है बाहर से प्रोडक्ट जो है वो कम हमारी कंट्री में आता है। तो इस तरीके से जो है हम बैलेंस कर लेते हैं अपनी ट्रेड को। फिर जो है इनको टर्म्स है, इनको टर्म्स क्या होता है? इनको टर्म्स आप समझेंगे, मैं जो है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स है। ये क्या है? इनको टर्म्स इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स है। So the intercoms rules or the international commercial terms जो है are a series of predefined commercial terms है published by the International Chamber of the Commerce। इनको टर्म जो है इंटरनेशनल कमर्शियल कुछ टर्म्स है, इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो है कौन पब्लिश करता है? आईसीसी पब्लिश करता है, ठीक है। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, तो जो कि इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन में यूज होती है। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो मैं अभी आपको करवाऊंगा कि कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कहीं आपको जो है इससे क्वेश्चन आ सकता है।
तो इनकोटर्म जो होता है वो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स होता है। कुछ ऐसी जो है वो टर्म जो है वो पब्लिश की गई है ताकि हम इंटरनेशनल कमर्शियल जो है वो ट्रांज़ैक्शन कर सकें। ये क्या डिफाइन करती है? डिफाइन द ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करती है, रिस्पांसिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज बिटवीन द बायर एंड द सेलर। जो भी हमारे ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, उन्हें डिफाइन करेगी। रिस्पांसिबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज क्या है हमारी बिटवीन द बायर एंड द सेलर, उसे डिफाइन करेगी। दीज टर्म मेक द इंटरनेशनल ट्रेड इजियर, काफी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड इजियर इन्होंने कर दी है इनको टर्म्स ने। and help the traders in different country to understand the responsibilities and the right of the buyers and the seller। तो कुछ समझो एक किस्म की जो है वो स्टैंडर्ड बना दिए गई है। तो देखिए सम ऑफ द टर्म्स आर, कुछ हमारे पास टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास टर्म्स पहली आती है जो है EXW। आप देखेंगे EXW जो है, आप जो भी कंसाइनमेंट मंगवाते हैं बाहर से उस पे EXW लिखा होगा। मतलब EXW का मीनिंग क्या होगा? एक्स वर्क होगा, मतलब नेम्ड प्लेस ऑफ द डिलीवरी। ये है इसका मीनिंग कि नेम्ड प्लेस ऑफ द डिलीवरी के लिए कौन सी टर्म यूज होगी? EX वर्क होगा, EXW। फिर हमारे पास FCA आती है। FCA क्या होता है? फ्री करियर होता है, नेम्ड प्लेस ऑफ द डिलीवरी। फिर CPT आता है, कैरिज पेड होगा, नेम्ड प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन। फिर CIP आता है, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू द नेम्ड प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन। फिर डेट आता है DAT, डिलीवर्ड एट टर्मिनल, किस टर्मिनल पे जो है वो डिलीवर करना है, कौन सा पोर्ट है, वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जो होगा वो डेट होगा। फिर हमारे पास अगली टर्म आती है DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस, ठीक है। फिर DDP आती है, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। तो ये हमने जो है आज आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो कवर किया है। MCQ करेंगे। अच्छा ये जरूर बताइए कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो मॉक टेस्ट में इंटरेस्टेड है। आप कमेंट सेक्शन करके जो है ज़रूर बताइए कि हमारे जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा, उसमें जो है आप में से कौन-कौन जो है स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो में जो है हमने मेन पॉइंट जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कवर कर लिए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जो ऐसे-ऐसे पॉइंट्स होंगे वो MCQ से भी कवर कराए जाएँगे। हर चीज़ जो है थ्योरी में कवर नहीं कर पाते हैं। बट जो आपकी बुक पे होगी उससे मटेरियल जो है ये काफ़ी अच्छा है। आप जो है यहाँ से जो है चीज़ों को ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। और जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से भी पढ़ लीजिए बिल्कुल। आपके पास जो है वो चॉइस है क्योंकि आपने एग्ज़ामिनेशन निकालना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।